नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी अंबिकापुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इसके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि इस सिस्टम को हिंदी में जो है वह कहा जाता है मूत्रीय संस्थान। जिस प्रकार से सवाल ये आता है कि भाई सिस्टम जो है ये चीज है क्या, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम के बारे में समझते हैं। सिस्टम अर्थात है तंत्र। ठीक है, वो सिस्टम मतलब एल्विश भाई वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, है ना। सिस्टम का मतलब है यहाँ पे तंत्र से। तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब यहाँ पर है अंग तंत्र से। अंग तंत्र देखिए, जीरो लेवल पे समझते हैं। हमारा जो मानव शरीर है ना, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी हुई है कोशिकाओं से। तो हमारे शरीर में लाखों और करोड़ों मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं वो हैं जिन्हें हम मानव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अर्थात कोशिकाएं क्या है? एक प्रकार से यूनिट है हमारे शरीर की। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में सभी प्रकार की चीजें संपन्न होती हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में ये सारी क्रियाएं भी संपन्न दिखाई पड़ती हैं जो कि कोशिकाएं में होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में होता है भोजन का पाचन। इसके बाद अगर हम उत्सर्जन की बात करें, अवशोषण की बात करें, विकास की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं जो हैं ये शरीर में भी होती हैं और ये क्रियाएं कोशिकाओं में भी होती हैं। तो इस कारण से हम कहते हैं कि कोशिकाएं जो है वो शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हैं। अर्थात शरीर की सारी क्रियाएं कोशिकाओं में होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं? अब एक जैसे कार्य करने वाली और एक जैसी संरचना वाली कोशिकाएं, तो एक जैसे कार्य करने वाली और एक जैसी संरचना वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर ऊतक का या फिर टिश्यू का निर्माण करती हैं। ऊतक का या फिर टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब क्या होता है कि एक जैसे ऊतक जो है एक साथ काम करते हैं और एक जैसे ऊतक एक साथ काम करते हैं तो एक बड़े टिश्यू का भाग बनाते हैं और दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ विशेष अंग मिलकर शरीर की किसी विशेष क्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं। इसका मतलब शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कोशिकाएं एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। अलग अलग प्रकार के 2 से 3 ऊतक या इससे ज्यादा प्रकार के ऊतक जो है मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और दो से अधिक अंग जो है वह इकट्ठे मिलकर किसी एक क्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं। अगर हम इस क्रिया की बात करें तो ये क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं? ये क्रियाएं हो सकती हैं पाचन। तो पाचन अगर क्रिया होगी तो हम क्या देखेंगे? इसे हम पाचक तंत्र के नाम से जानेंगे। तो पाचन क्रिया के लिए पाचन तंत्र देखते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ओरल कैविटी हो गई, मुख गुहा कहा जाता है जिसे। इसमें मुख, दांत, जीभ, इसके अलावा अगर बात करें गाल, कपोल, होंठ, इसके अलावा ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अगर हम यकृत की बात करें, गॉल ब्लैडर की बात करें, पैंक्रियास की बात करें, तो ये सारे ऑर्गन इसमें समाहित हैं। तो इस अंग को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम पाचक अंग कहते हैं और इस पूरे तंत्र को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं।
तो उसी में से हमने एक तंत्र आज की क्लास के लिए लिया है, जो है आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मूत्रीय संस्थान कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो असल में है क्या। आगे बढ़ते हैं कि इस संस्थान के अंतर्गत, तो यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहली बात कि यूरिन, इसके अंतर्गत आता है यूरिन। अब यूरिन क्या है? तो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी, हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं से उत्पन्न होने वाला व्यर्थ पदार्थ। तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से बहुत सारा व्यर्थ पदार्थ, मतलब भोजन के पचने से, कोशिकाओं को पोषण मिलने से, कोशिकाओं के पाचन से बहुत सारा व्यर्थ पदार्थ निर्मित होता है। और यही व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब हिंदी में उत्सर्जी अंग, तो उत्सर्जी अंगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो यही हम शरीर के बाहर कर देते हैं उत्सर्जी अंगों के द्वारा। तो यही जो वेस्ट मटेरियल है, इसी वेस्ट मटेरियल को हम यूरिन और स्टूल के रूप में देखते हैं। तो यही आपको यूरिन के रूप में और स्टूल के रूप में जो है वह देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो इसी में से हम यूरिनरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। यूरिन में अब क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है वाटर। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें वाटर अर्थात आपका जल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका यूरिक एसिड, फिर उसके बाद में आपका क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के साथ में आपका इसमें यूरोक्रोम, फिर इसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट और कुछ मात्रा में आपको अमोनिया भी देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से ये पदार्थ जो है वह आपको यूरिन में देखने के लिए मिलते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत यह भाग आ गया। अब यूरिनरी सिस्टम अर्थात जो मूत्रीय तंत्र है, इसके कौन कौन से अंग हैं, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो अगर हम इसके अंगों की बात करें तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है किडनी। यहाँ पर आपको दो सेम के बीच के आकार की संरचनाएं दिखाई पड़ती है, जिनको हम किडनी कहते हैं। यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ अगर हम समझे ये कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहले ये जो सेम के बीच के आकार की संरचना दिखाई पड़ रही है, ये संरचना है आपकी किडनी। तो ये क्या है? ये है आपकी किडनी। किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, किडनी को हम वृक्क कहते हैं। ये जो है ये है आपके यूरेटर्स। यूरेटर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें मूत्र नलिकाएं कहा जाता है या फिर मूत्र वाहिनियां कहा जाता है। फिर आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम हिंदी में मूत्राशय कहते हैं। और फिर आता है यूरिथ्रा, जिसे हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आपको 4 ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं। पहला है किडनी, दूसरा है हमारा यूरेटर्स, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है हमारा यूरिथ्रा। ठीक है, किडनी की बात करें यदि हम सबसे पहले, तो किडनी क्या है? तो किडनी जो है वह आपको एक गुलाबी रंग की संरचना है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा, तो उदर गुहा के नीचे और श्रेणी मेखला मतलब हमारी कमर के वाले हिस्से के ऊपर, तो पेट वाले हिस्से के नीचे और कमर के ऊपर देखने के लिए मिलती है। इसकी संख्या 2 होती है, अर्थात ये एक जोड़ी या फिर संख्या में 2 पाई जाती हैं। इनके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का बेसिक काम है रक्त को छानना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त को छानना, रक्त को छानना अर्थात ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो किडनी का बेसिक काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। ब्लड का फिल्ट्रेशन ये किसकी मदद से करती है? तो किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है नेफ्रॉन की मदद से। तो किडनी की जो क्रियात्मक संरचना है वो नेफ्रॉन है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। अर्थात किडनी जो है जिस चीज की मदद से कार्य करती है
वो ऑर्गन क्या है, तो वो है आपका नेफ्रॉन। अब एक किडनी में लगभग 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेफ्रॉन कितनी छोटी, कितनी सूक्ष्म संरचना होगी। और यही संरचना क्या करती है, रक्त को फिल्टर करने का, मतलब हमारे रक्त को छानने का काम करती है। और रक्त को ये छानती है तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वही वेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। तो रक्त को छानने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ प्राप्त होता है, यही व्यर्थ पदार्थ जो है हमारे शरीर में यूरिन के रूप में पहुंचाया जाता है। तो किडनी में रक्त छनता है और यहाँ से जो वेस्ट बनता है वो यूरिन है। वही वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर्स में, यहाँ पर यूरेट्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर्स में भेज दिया जाता है और यहाँ पर यूरेट्रा के थ्रू ये क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि किडनी जो आपको दिखाई पड़ती है, जो आपको किडनी दिखाई पड़ रही है, इस किडनी को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो किडनी को कितने भागों में बांटा है कि 3 भागों में। पहला है रीनल रीनल पेल्विस। तो पहला भाग है जिसे हम रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। रीनल पेल्विस जो है वो किडनी का सबसे बाहरी भाग है। तो किडनी का सबसे बाहरी भाग जो है वह रीनल पेल्विस कहलाता है। तो आप किडनी का ये जो पूरा बाहर वाला हिस्सा देखेंगे, ये क्या होगा, ये रीनल पेल्विस होगा, ये बाहर वाला, ठीक है। और उसके भीतर वाला जो भाग है वो कहलाता है मेड्यूला। तो बीच वाले भाग को हम कहते हैं मेड्यूला, तो इसे कहा जाता है रीनल मेड्यूला। और सबसे अंदर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, तो इसे कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। तो किडनी के 3 भाग हो गए। तो किडनी की संरचना जब भी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि किडनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीनल पेल्विस, दूसरा है हमारा रीनल मेड्यूला और तीसरा है हमारा रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है। अब किडनी के अंतर्गत हम चलते हैं नेफ्रॉन की संरचना में। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको किडनी की संरचना जो है वह देखने के लिए मिलेगी, जिसका बाहरी भाग जो है वो क्या कहला रहा है, रीनल पेल्विस कहला रहा है। बीच वाला भाग जो है मेड्यूला कहला रहा है और सबसे भीतर वाला भाग जो है वो क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स कहला रहा है। फिर आता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो जो बात मैं आपको बता रही थी ये वही है। तो आपको इतना याद रखना है कि एक किडनी में लगभग 10 लाख की संख्या में आपको नेफ्रॉन देखने के लिए मिलते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस प्रकार की नेफ्रॉन की संरचना हमको देखने के लिए मिलती है। चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर है ना। अगर हम नेफ्रॉन की बात की करें कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी संरचना देखने के लिए मिलती है, तो नेफ्रॉन के आपको 6 भाग देखने के लिए मिलते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नेफ्रॉन आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक किडनी में लगभग 10 लाख पाए जा रहे हैं, मतलब ये बहुत छोटी और बारीक संरचना है। तो इस संरचना के अंतर्गत क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर आपको ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पर आपको ग्लोमेरुलस देखने के लिए मिलता है। इसके इस वाले भाग में ये जो आपको कप की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल के जस्ट पीछे आपको एक कुंडलिनी भाग, मतलब एक कुंडली के समान भाग दिखाई पड़ रहा है। इस भाग को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वेल्टेड ट्यूब।
इसको हम PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूब कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हैनले। तो इसको हम लूप ऑफ हैनले, तो इसे लूप ऑफ हैनले के नाम से जाना जाता है। फिर ये वाला जो कुंडली भाग आपको दिख रहा है ये जो है डिजिटल कॉन्वल्टेड ट्यूब कहलाता है। तो इसको हम डिजिटल कॉन्वल्टेड ट्यूब कहते हैं। और फिर जो लास्ट में आपको ये वाला भाग दिखाई पड़ रहा है इस भाग को हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस भाग को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। तो नेफ्रॉन के कुल मिला के 6 भाग कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया आपका ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया आपका बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के बाद आ जाती है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूब, उसके बाद आती है आपका लूप ऑफ हैनले, इसके बाद डिजिटल कॉन्वल्टेड ट्यूब और लास्ट में आपको कलेक्टिंग डक्ट देखने के लिए मिलती है। अब इसी पूरी संरचना को इस वाले नेफ्रॉन के डायग्राम में भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है ये ग्लोमेरुलस है, ऊपर वाला बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर कुंडलिनी भाग प्रॉक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूब हो गई, ये नीचे लूप ऑफ हैनले हो गया, यहाँ पर डिजिटल कॉन्वल्टेड ट्यूब हो गई और ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अब रक्त का छनन किस प्रकार से होता है नेफ्रॉन के अंतर्गत हम ये समझते हैं। तो क्या होता है हमारा जो रक्त है ना, हमारा रक्त बहुत ही पतली पतली शिराओं के माध्यम से या वेन्स के माध्यम से जो है वह ग्लोमेरुलस में जाता है। ठीक, अब ग्लोमेरुलस में एक आर्टरी है जिसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल जो है वह एक प्रकार की आर्टरियोल है, मतलब धमनिका है। यह क्या करती है, यह हमारे रक्त को वृक्क के अंदर नेफ्रॉन तक लेके जाने का काम करती है। जब ये रक्त को नेफ्रॉन तक लेके जाती है तो वहां पर ये जो ग्लोमेरुलस वाला भाग है यहाँ पर है रक्त का बहुत सारा, मतलब ब्लड वेसल्स का बहुत सारे गुच्छे। तो ब्लड वेसल्स के बहुत सारे गुच्छे होने के कारण जब रक्त यहाँ एफरेंट आर्टियोल से आता है तो एफरेंट आर्टियोल से आने के कारण यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्टियोल से रक्त बहुत सारा आता है और लौटने के लिए रक्त के पास स्पेस कम होता है। इस कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है और जिस प्रेशर को हम ग्लोमेरुलस दाब के नाम से या ग्लोमेरुलस प्रेशर के नाम से जानते हैं। और प्रेशर बढ़ जाने के कारण से रक्त के पास में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है तो रक्त क्या करता है, अपना सारा वेस्ट मटेरियल बोमेन्स कैप्सूल में छोड़ देता है। तो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पर आ गया, बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। तो रक्त से निकलकर सारा वेस्ट मटेरियल बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है और यही वेस्ट मटेरियल जो है वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ये डिस्टल कॉन्वल्टेड ट्यूब तक जाता है और डिस्टल कॉन्वल्टेड ट्यूब तक जाने के बाद ये पुनः लूप ऑफ हैनले में पहुंचता है। अब क्या होता है, कभी कभी रक्त में ऐसा देखा जाता है कि रक्त के छनन के समय अर्थात फिल्ट्रेशन के समय कई बार वेस्ट मटेरियल में कुछ काम की चीजें भी चली जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की अगर हम बात करें, हमारे शरीर में मौजूद कोई मिनरल की अगर हम बात करें, ग्लूकोज की बात करें या रक्त के ही कुछ टुकड़ों की बात करें, तो यदि कुछ भी इस वेस्ट मटेरियल के अंदर चला जाता है तो जो लूप ऑफ हैनले होता है, ये लूप ऑफ हैनले, तो इस लूप ऑफ हैनले में बहुत सारी ब्लड वेसल्स के जाल होते हैं, मतलब रक्त वाहिकाओं के जाल होते हैं। तो इन रक्त वाहिकाओं के जाल होने के कारण हम क्या देखते हैं कि जब वेस्ट मटेरियल यहाँ से गुजरता है तो यदि मान लीजिए इस वेस्ट मटेरियल में कोई भी काम की चीज हो तो ये रक्त वाहिनियों के जाल क्या करते हैं, उस काम की चीज को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः वापस से शुद्ध रक्त में भेज देते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे की तरफ चला जाता है और ये डिस्टल कॉन्वल्टेड ट्यूब में पहुंचता है। इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद ये रीनल पेल्विस में, मतलब किडनी के बाहरी भाग में भेज दिया जाता है।
जहाँ से ये यूरेटर्स में अर्थात मूत्र नलिकाओं में जा सके, और यहाँ से ये यूरेटर्स में चला जाता है, और यूरेटर्स में जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू शरीर के बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे रक्त का क्षरण होता है या फिर यूरिन का निर्माण होता है। तो यूरिन का निर्माण या फिर रक्त का क्षरण आगे हम यही देखने वाले हैं। तो हमने समझा कि ग्लोमेरुलस क्या है। तो ग्लोमेरुलस कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेफ्रॉन का पहला भाग है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, रक्त वाहिनियां मौजूद होती हैं, इतना ही याद रखना है। दूसरा हमने पहले ही बात कर ली है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, यहाँ पे वी होना चाहिए, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है ना, इसकी हमने बात की है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वह ग्लोमेरुलस के पास वाली ट्यूब है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, ठीक। तो ग्लोमेरुलस के जो पास होती है ना, यह ग्लोमेरुलस के जो पास में है वो क्या कहलाएगी, प्रॉक्सिमल, और दूर वाली क्या कहलाएगी, डिस्टल, ठीक। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब दोनों में छोटे छोटे विलाई होते हैं, मतलब माइक्रोविलाय पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाय रक्त से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं। फिर आता है लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले की अगर हम बात करें तो एक यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब सेम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जैसी ही होती है, लेकिन ये वाली जो दिखाई पड़ती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसमें थोड़ी कम मात्रा में माइक्रोविलाय पाए जाते हैं। तो ज़्यादा माइक्रोविलाय जो है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंतर्गत। फिर आता है लास्ट में हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है और कैसे काम करती है। तो कुछ भी बेसिक याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कलेक्टिंग डक्ट जो है आपको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के बाद देखने के लिए मिलेगा। जितना भी वेस्ट मटेरियल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में आएगा वो सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा हो जाता है, और इसको फिर रीनल पेल्विस में भेज दिया जाता है, और रीनल पेल्विस में जाने के बाद ये क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के अंतर्गत हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। पहला है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन, ये हम देख चुके हैं। तो पहला क्या है, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबल्स का रीअवशोषण, मतलब पुनः अवशोषण, रीअब्जर्वेशन। और उसके बाद है ट्यूबल्स का सिक्रेशन। तीनों के बारे में समझ चुके हैं। ग्लोमेरुलस में पड़ने वाला प्रेशर जिसकी वजह से रक्त क्या होता है, छनता है, और वेस्ट मटेरियल आ जाता है बोमन्स कैप्सूल में। इसके बाद ट्यूबल्स में होने वाला पुनः अवशोषण जो कि लूप ऑफ हैनले में होता है, और लास्ट में है ट्यूबल्स का सिक्रीशन, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से यूरिन का कहां पे जाना, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचना। क्लियर है यहां तक में? ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे समझा यूरिनरी सिस्टम का पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन कैसे काम करते हैं, हमारा रक्त किस प्रकार से छनता है, और यूरिन का किस प्रकार से निर्माण होता है। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।